एक बार फिर से आपका हम स्वागत करते हैं। हम लोग अवध शिल्पग्राम लखनऊ में हैं और यहाँ पे मैंगो फेस्टिवल है और यहाँ पे आप जो लिस्ट देख पा रहे हैं केवीके उन्नाव के एक टैगिंग है और हम लोग अंदर चलते हैं। कुछ साइंटिस्ट हैं, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं। तो सबसे पहले मैम, क्या नाम है आपका? डॉक्टर अर्चना सिंह। कहाँ से आप लोग आए हुए हैं? कृषि विज्ञान केंद्र धौरा उन्नाव, यूपी उन्नाव से आप लोग आए हुए हैं। मैम, इस साल का जो ईयर है वो उसको मिलेट्स ईयर घोषित किया गया है, तो हम लोग मोटे अनाज पे बात कर लेते हैं क्योंकि जैसा बताया जाता है कि मोटा अनाज जो है शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। आपकी क्या राय है और आपका क्या व्यू है इसके बारे में? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और यही मुख्य बिंदु है जिसकी वजह से जी। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे जो हैं मोदी जी के प्रयासों से इसको मिलेट वर्ष के रूप में, इंटरनेशनल मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया गया। यूएन ने भी जो है 16 देशों के सहयोग से इसको मान्यता दी है। और मैं चूंकि उन्नाव जिले में हूँ, तो अभी तक हमारे यहाँ मिलेट्स के नाम पे अगर हम बात करें तो ज्वार और बाजरा, केवल ज्वार और बाजरा, दो मिलेट्स ऐसे हैं जिनका प्रोडक्शन हो रहा है। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने, क्योंकि इसमें एक परेशानी और हमारे किसानों के सामने आ रही है कि उनको बीज की उपलब्धता नहीं हो पा रही है क्योंकि एक अरसा हो गया मोटा अनाज हमारी थाली से बहुत पहले से गायब हो चुका है। आप मेडुआ की बात करें, रागी की बात करें, कोदो है, सावा है, ये सब सारी चीजें गायब हो चुकी हैं। तो इनको बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग की तरफ से भी पहल की जा रही है, स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से भी पहल की जा रही है। कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से जो प्रयास किया जा रहा है वो सबसे पहले ये है कि किसानों को सीड की उपलब्धता हो। तो इसके लिए हम अपने फार्म पे ही सीड का प्रोडक्शन कर रहे हैं ताकि इसको हम बड़े स्तर पे बढ़ा करके और किसानों को सीड की उपलब्धता करा सके। दूसरा मुद्दा आता है कि जब किसान ने इसका उत्पादन कर लिया तो उपयोग में कैसे लाए। तो हमारे पास कृषि विज्ञान केंद्र में राष्ट्रीय कृषि विभाग की तरफ से जो है RKVY की तरफ से काफ़ी मशीनरी भी है हमारे पास। प्रोसेसिंग और पैकिंग के लिए मिलेट्स की नहीं है, लेकिन उनमें हम मिलेट को भी प्रोसेस कर सकते हैं। काफी मुश्किल वाली बात ये भी हो जाती है कि किसान अगर उगा तो लेगा, लेकिन इसको प्रोसेस कैसे करें। दूसरा क्या है कि इसका जो पोषक मान है, जो इसके महत्व है, उससे भी बहुत सारे लोग परिचित नहीं है। हमारे पुराने लोग तो जानते थे और अपने थाली में समावेश भी करते थे मोटे अनाजों का, लेकिन धीरे धीरे करके विलुप्त प्राय हो गए हैं क्योंकि लोग इसके महत्व को जानते नहीं है। तो जो हमारी भूमिका है वो ये है कि हम विभिन्न तरीके की मिलेट रेसिपी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं गाँवों में जाकर के महिलाओं के बीच में। हाँ जी, जिससे लोग इसकी तरह तरह की रेसिपी बनाएंगे। उन लोगों को जो प्रतिभाग कर रहे हैं उनको हम सम्मानित कर रहे हैं और इसके अलावा और लोगों को शामिल करते हैं, तो वो इन उत्पादों को देख करके प्रेरित होते हैं कि अच्छा इस अनाज से हम ये उत्पाद भी तैयार कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि प्रोसेसिंग, इसकी भी अब बड़ी डिमांड आने वाली है। जिस तरह से हम लोगों का प्रमोशन का काम चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, तो जो हमारे जागरूक ग्राहक हैं वो इसको थाली में निश्चित तौर पे समावेश करेंगे, तो इसके प्रोडक्ट्स भी मार्केट में होने चाहिए। जी मैम, एक सवाल मेरे जहन में था। अक्सर हम लोग एक आर्टिकल पढ़ते हैं कि गेहूं में ग्लूटेन पाया जाता है, तो क्या वास्तव में गेहूं खाना हमको बंद कर देना, जैसे अमेरिका कहता है कि ग्लूटेन वाले प्रोडक्ट हम अपने वहाँ नहीं करेंगे यूज, तो क्या कुछ हमारे शरीर पे इस तरह के प्रभाव पड़ रहे हैं ग्लूटेन से या गेहूं खाने से, जो या फिर वो मिथ है कि गेहूं नहीं खाना है? नहीं, देखिए ग्लूटेन तो है गेहूं में, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसको पूरी तरह से समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम उसमें और अनाजों को शामिल कर रहे हैं तो ग्लूटेन % कम हो जा रहा है। कुछ लोगों को सीलियक डिजीज होती है, उसमें ग्लूटेन खाने वालों को परेशानी है। अगर ग्लूटेन की सीलियक डिजीज है तो ग्लूटेन फ्री डाइट लेना होगा उसे। क्या तो उन्हें गेहूं नहीं लेना चाहिए। के आटे में मिला सकते हैं? अब गेहूं में आप बाजरा मिला सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ है कि बाजरा हम लोग ठंडक में ही इस्तेमाल करते हैं, तो गर्मियों में आप थोड़ा सा इसका रेशियो कम कर लीजिए। ज्वार मिला सकते हैं, मक्का मिला सकते हैं, सोयाबीन को प्रोसेस करके मिला सकते हैं। बहुत सारे लोग सोयाबीन को इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन अनप्रोसेस यूज करते हैं, तो उसके आगे कुछ दुष्परिणाम होते हैं। तो हमें ध्यान देना है कि जिसको जिस रूप में करना है। जौ को मिला सकते हैं क्योंकि जौ की भी आपकी सुपाच्यता काफ़ी ज़्यादा है और फाइबर अच्छा है, गर्मियों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो किस सीज़न में हम क्या इस्तेमाल करने वाले, इस चीज़ों को ध्यान देके तब हमें मिलेट्स को भी उसमें शामिल करना है, और अलग अलग रेशियो होना चाहिए कि वो हम घर में जब तैयार कर रहे हैं उसका उत्पाद तो हमारे बच्चे भी पसंद करें, बूढ़े भी पसंद करें। तो मैम, आपका जो केवीके है वो समय समय पे कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करता हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स तो कर ही रहे हैं। जो हमारा आगे का टारगेट है वो ये है कि लोगों को प्रोसेसिंग की फील्ड में आगे बढ़ाएं।
तो हमारे यहाँ पैकिंग की पूरी सुविधा उपलब्ध है। तो जो हमारे चयनित किसान हैं, इस बार हम उनके यहाँ सीड प्रोडक्शन कराएंगे। सीड प्रोडक्शन के बाद उस अनाज को आगे बढ़ाएंगे और जब हर थाली में पहुँचेगा तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि वो उसको प्रोसेस फॉर्म में करके पैकिंग करके अपने समूह के नाम से FPO के माध्यम से उसको मार्केट में लाएं, ताकि स्वरोजगार का सृजन भी हो। ठीक है मैम, कुछ चीज़ें और भी मैम है हमारे साथ। तो चूंकि ये अनाज है और अनाज जो है वो मिट्टी में ही उगेगा, तो मिट्टी से संबंधित कुछ बातें हम लोग कर लेते हैं मैम से। मैम, आपका भी हम स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। और आप हमें ये बताएं, जो हमारे दर्शक हैं, किसान भाई हैं, उनके लिए कि सबसे बड़ी पहली चीज़, जैसे अगर मोटे अनाज की हम बात करें, तो जो मिट्टी की उपलब्धता है या उसकी उर्वरता है, क्या क्वालिटी होनी चाहिए उसकी जिसमें वो उसको उगा सके? देखिए, मोटे अनाज की बात करें तो मोटा अनाज जो है वो ऐसी फसल है जिसको हम कम उर्वरक की अगर सॉइल है, मिट्टी है, और अगर पानी की भी कम उपलब्धता है तो उसमें भी उगाया जा सकता है। इसमें मिट्टी जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में नहीं उभरती है। बस पानी वहाँ खड़ा नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा समय तक, नहीं तो अगर मिट्टी का न्यूट्रन लेवल कम भी है तो भी वो ठीक ठाक उत्पादन आपका दे देती है। मिट्टी की अगर बात करें तो मिट्टी की जांच हमारी कहाँ पे हो सकती है, अगर जिला स्तर पे बात करें? देखिए, जिला स्तर की बात करें तो जो हर जिले में 1 या 2 कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं, वहाँ पे प्रयोगशाला उपलब्ध है। वहाँ पे जो कृषक है वो खुद से भी सॉइल सैंपल्स लेकर आते हैं और हम लोग के द्वारा भी समय समय पर जो सॉइल सैंपल है वो एकत्र किए जाते हैं और फ्री में कृषकों को मिट्टी की जांच करके उसमें मिट्टी के जो एनालिसिस होती है उसके आधार पर संस्तुति दी जाती है और अलग अलग फसलों पे अलग अलग रिकमेंडेशन दी जाती है। इसके अलावा जो राज्य सरकार है उनकी भी कई लैबें उपलब्ध हैं जहाँ पे कृषकों की मिट्टी की जांच की जाती है। मैम, एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है आज के समय का कि हम लोगों ने इतना अंधाधुंध रसायन इस मिट्टी को पिला दिया है कि मिट्टी हमारी जो है पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। अगर आप इसमें ऑर्गेनिक खेती की बात करें तो शायद ही आपको कम से कम 10 साल लग जाएंगे उस मिट्टी को प्योर करने में। तो ऐसे में एक बड़ी ये विडंबना है कि ऑर्गेनिक खेती हम करना तो चाह रहे हैं, लेकिन हम इतना आगे निकल गए हैं कि पीछे आना संभव नहीं हो पा रहा है। तो क्या कुछ इसका प्रबंधन आज के समय में संभव हो पा रहा है? देखिए, अगर आप एकदम से चाहेंगे कि ऑर्गेनिक खेती पे आ जाएं, तो क्या होगा कि आपका फसल का उत्पादन बहुत कम हो जाएगा। तो हम लोग शुरुआती तौर पे क्या करते हैं, जो आपके रासायनिक फर्टिलाइजर की जो डोजेज हैं उसको 30%, 40%, फिर 50% ऐसे धीरे धीरे कम करते हैं और जितना प्राकृतिक तरीके से है हम ऑर्गेनिक तरीके से जो खादें तैयार कर सकते हैं, जो आपका वर्मी कंपोस्ट है, वर्मी वॉश है, इन सब का उपयोग जितना ज्यादा उत्पादन आप कर सकते हैं उसके आधार पर आप धीरे धीरे जो रासायनिक फर्टिलाइजर्स हैं उनको रिप्लेस करके आप और जैविक खेती पे धीरे धीरे आ सकते हैं। एक खरपतवार नाशक अमूमन देखने में आता है, लोग बहुत इजी टू परचेज है वो, और जाते हैं उसको खरीदते हैं और उसको घोल बना के छिड़क देते हैं। जगहों पे वो बैन, विदेशों में बैन हो चुका है और उसके इस्तेमाल से कैंसर भी होता है। तो मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से एक पॉजिटिव संदेश जाए कि किसान भाई खरपतवार को जो मैनेज करने के लिए इस तरह के रसायन का इस्तेमाल ना करें, ताकि मिट्टी की उर्वरता जो है वो प्रभावित ना हो। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो भी हम ये खरपतवार नाशी या कीटनाशी ये सब उपयोग में ला रहे हैं या एक्सेसिव फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स का, इनका जो केमिकल रेजिड्यू जो रह जाता है वो एनवायरनमेंट में जाता है या हमारे भोजन में जाता है और पानी में भी जाता है, ग्राउंड वाटर में जाता है। तो मतलब तीनों तरीके से हमारी बॉडी में आ रहा है, तो ये पूरे इकोसिस्टम को हार्म कर रहा है। इस जो खरपतवार है, जो जद्दी खरपतवार है, उनके कई बीज जो होते हैं मिट्टी में कई साल तक परसिस्ट करते हैं। तो किसान जो है उनमें एक जो गर्मी की गहरी जुताई है वो करने की प्रक्रिया बहुत घट रही है। तो ये बहुत जरूरी है, 3 साल में कम से कम है जो पुराना सीड वो आपका मर जाता है, तो खरपतवार उससे कम होता है। इसके अलावा आप जब आच्छादन करते हैं, मतलब मल्चिंग करते हैं, खास तौर से जो आपके फसल अवशेष की मल्चिंग है जो अपना डिकम्पोज होकर मिट्टी की उर्वरता को भी बढ़ाती है, तो अगर फसलों के बीच में आप उससे कर देते हैं मल्चिंग, तो वो भी आपकी खरपतवार की ग्रोथ को रोकती है आपको। हाँ जी, तो बहुत अच्छी जानकारी मैम ने दी किसान भाइयों को। जो कीट प्रबंधन है या खरपतवार का जो प्रबंधन है उसको कैसे करना है, बहुत बेहतरीन जानकारी। और एक चीज़ और हम आपसे कहना चाहेंगे कि मैम जो ऑर्गेनिक खेती की बात कर रही हैं, इन्होंने साफ साफ इस बात को कहा कि धीरे धीरे आप जो रासायनिक खेती कर रहे हैं उससे धीरे धीरे आप जो है कम होते जाएंगे और तभी आपका एक प्रॉपर ऑर्गेनिक प्लेटफॉर्म आपको मिल पाएगा। यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स भी रखे हुए हैं, उसके बारे में हम समझेंगे मैम लोगों से। मैम, ये क्या चीज़ है और किस काम में आता है? ये फेरोमोन ट्रैप है
जब हम इसकी बात करते हैं ना कि हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स और केमिकल इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल को कम करना है, तो उसके लिए IPM है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। हमें इस तरह की प्रक्रिया अपनानी है कि कई चीज़ें लगा करके हम इंसेक्ट पेस्ट के प्रकोप को कम करें। तो ये फेरोमोन ट्रैप है, आम के बागों में टांग दिए जाते हैं। तो जो इसमें फल मक्खी आती है, इसके अंदर लेयर लगता है, वो अट्रैक्ट होकर इसके अंदर आ जाती है, तो जिससे हमारे जो फल हैं उस पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो और भी यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट हैं क्या? ये सब सारे प्रोडक्ट जो है आपके वहाँ KVK में ही इसका उत्पादन हो रहा है? क्या कुछ समूहों को भी आपने अपने साथ जोड़ रखा है क्या? जी, मैं बताना चाहूँगी कि हमारे जो उन्नाव जिले हैं उसके 5 ब्लॉक हमारे मैंगो बेल्ट एरिया है। अच्छा। तो आम का उत्पादन तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन सीजनल क्रॉप है, एक समय के बाद गायब हो जाती है। तो इसको हम लोगों ने इस तरह से प्रोसेस किया हुआ है, आप ये देख रहे हो जी। इस मैंगो पल्प को प्रिजर्व करने की टेक्नोलॉजी हम अपने फार्मर्स को भी देते हैं, समूहों को देते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक बड़ी प्रसंस्करण इकाई है, हम अपने यहाँ भी काम करते हैं। ये कितना ड्यूरेशन तक? 1 साल तक। 1 साल तक? जी हाँ। तो इसको फ्रीज में कि विदाउट? नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर पे। अच्छा। तो इसको प्रिजर्व करके जब ये रख लेते हैं तो अब इससे पूरे साल ये आम का पापड़, आम का स्क्वैश और आम का जाम बना सकते हैं। तो ये जो आपका सीजनल एक्टिविटी है, अभी पूरे साल की एक्टिविटी हो गई। तो हमारे जो आम के बागवान हैं उनके लिए एक तरह से आम फ्री में होता है। जब सीजन आता है उस समय 10 रुपए किलो दशहरी बिक रही थी, एक ऐसा समय आया था। तो उस टाइम में ये लोग इसको प्रिजर्व करके रखते हैं और फिर पूरे साल इससे इस तरह से आम का पापड़ बना सकते हैं। ये आम पापड़ बना हुआ है। अभी आम पापड़ बनाएंगे, मौसम अच्छा नहीं बनेगा। प्रिजर्व करके रख लिया, जब अच्छी धूप हो रही है तब हम बना लेंगे। तो ये समूहों को आप लोग ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं? समूहों को ट्रेनिंग भी देते हैं और उद्यमिता विकास के लिए हम उनको अपनी लेबोरेटरी की फैसिलिटी भी देते हैं। अगर उनके पास मशीनरी नहीं है तो हमारे KVK पर आती हैं, अपना प्रोडक्ट्स बनवाती हैं, पैकिंग कराती हैं। जो इंस्टीट्यूशनल चार्जेस हैं हमारे यहाँ नॉमिनल चार्जेस होते हैं, और कुछ ग्रुप्स को तो भी हम लोग प्रमोट करें तो चार्ज भी नहीं लेते हैं, और पैक करा करके फिर अपने समूह के माध्यम से मार्केट में सेल कर रहे हैं। ये आप कच्चा आम देख रहे हो, इस कच्चे आम को भी हमने प्रिजर्व करके रखा हुआ है। अब ये अचार के फॉर्मेट में अभी पूरे साल है, अचार के फॉर्मेट में नहीं, और इसमें लागत बहुत नहीं आई। अगर हमने मसाले ऐड करके रख दिए तो एक समय के बाद उसका एरोमा, कलर, हल्दी और हल्दी, नमक, प्रिजर्वेटिव अब ये ऐड है। अब जैसे जैसे उनकी मार्केट में डिमांड आती है, इसमें फ्रेश स्पाइसेस ऐड करते हैं और मार्केट में सेल करते हैं। जी हाँ। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी के लिए एक प्रोसेस है जो हम लोगों ने डेवलप कर रखा है। अब जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ आम के बागवान हैं, तो सिर्फ आम की बागवानी करते थे। उन लोगों को हमने प्रमोशन किया कि आप ऑफ सीजन में उसमें हल्दी की खेती करिए। अब अगर वो हल्दी की खेती करते हैं तो हल्दी को मार्केट कैसे करेंगे? तो उसके लिए भी हमने पूरी टेक्नोलॉजी डेवलप की है। आप उसको पाउडर फॉर्म में कैसे कर सकते हो, फिर ब्रांडिंग के साथ कैसे मार्केट में ला सकते हो, हमारे यहाँ होती है। जी हाँ। और इसकी इतनी आसान टेक्नोलॉजी डेवलप की है कि किसान अपने घर में आराम से इसको प्रोसेस करके, अगर छोटा सा मिक्सर ग्राइंडर भी है तो ग्राइंडिंग करके और इसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। ठीक है। तो मैम, हमारे चैनल को समय देने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आप दोनों का जो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप जो किसान भाई हैं, जो यहाँ से अच्छी जानकारियाँ मिली हैं, आप उसको अपने दिनचर्या में शामिल करेंगे। कैसे आपको काम करना है, आप अपने नज़दीकी KVK पे संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पे आपको संबंधित अधिकारी मिलेंगे, डॉक्टर्स मिलेंगे, वो आपको सही सुझाव देंगे। कहीं से भी आप इन सुझावों को मत मांगिए किसी से भी, आप सीधे जाइए अपने KVK पे, जो नज़दीकी KVK है। आप वहाँ पे अपनी मिट्टी की जांच करा सकते हैं, और वहाँ पे कुछ सर मिलेंगे, कुछ मैम मिलेंगी, वो आपको सही जानकारी देंगे। और तभी आप निश्चित रूप से जो आपका उत्पाद है, जो उसकी गुणवत्ता है, उसमें अच्छी डेवलपमेंट आएगी, और तभी आप उसका अच्छा मूल्य भी पाएंगे। वरना आप ऐसे ही खेती करते रह जाएंगे और आपके हाथ जो है वो मुट्ठी भर अनाज ही लगेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। धन्यवाद।